नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सबसे पहले कवर करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एक्चुअली, देखो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो, तो जब वो मोशन करेगा ना, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए या कोऑर्डिनेट्स चाहिए, समझ में आई, टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन या टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो क्या, एक आंट है ना, चींटी है, और वो क्या चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, समझ में आया। तो उसको स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये एक वन डायमेंशन हो गया, समझ में आया। इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई एक्सिस और इट कैन बी अलोंग जेड एक्सिस, वो हम जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट हमें चाहिए इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1, समझ में आया। तो यदि कोई आंट है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है या किसी वायर पर चल रही है, तो उसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। जब मान लो कोई कोऑर्डिनेट है एक्स या वाई जेड, जो भी नाम देना है, समझ में आई बात। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर चल रहा हो, या कोई आंटी है वो किसी क्या चल रही है, प्लेन पे चल रही है, ठीक है, तो उसको पोजीशन को डिस्क्राइब मुझको करना है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, समझ में आया। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, इनको मतलब इंक्लूड करेंगे। तो यदि किसी प्लेन में कोई आंट चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, प्लेन में, समझ में आया, तो उसको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 2। या कोई आंट प्लेन में चल रही है तो उसके हो गए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ में आई बात। काइट को यदि हम फ्लाई करते हैं तो किस में आता है, स्पेस में आ गया, 3D स्पेस की बात हो गई, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास कोई पतंग है और उस पतंग को आप फ्लाई कर रहे हो, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, है ना, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी। हाइट को आप जेड मान लो, तो उसके ये मेरे पास सपोज क्या हो गया, यहाँ से ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये कोई काइट हो गई। तो मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, और तीनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट क्या है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 2-4 एग्जांपल्स और करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो, समझ में आया। तो देखो, पार्टिकल जो होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ना बहुत सारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, समझ में आया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। जो इंडिपेंडेंट होंगे उन्हीं को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो जो की कंसेप्ट हमारे पास है वो क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो ईच इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट इक्वेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 1। कहने का मतलब देखो सिंपली क्या है। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ, अब जैसे मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, और मैं कहूँ कि वो एक्स एक्सिस में जो है जा नहीं सकता बिल्कुल भी, वो सिर्फ वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जा सकता है। तो मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया, समझ में आई बात, ठीक है ना, क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे वो एक्स में तो नहीं जाएगा, बेशक एक्स, मान लो उसकी एक्स पर कोई पोजीशन भी तो हो सकती है, कोई फिक्स्ड पोजीशन हो, मान लो 5 वाई और जेड, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने इसको इक्वेशन से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सिंपली अभी आप इसको बस यही ध्यान से समझो कि यदि कंस्ट्रेंट होगा तो हम उसको टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में से घटा देंगे, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ ध्यान से, अब जैसे हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो ये जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, है ना, तो सिंपल पेंडुलम किस में होगा, प्लेन मोशन होगा, प्लेन सरफेस में, ठीक है ना। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसकी पोजीशन को मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे, एक्स और वाई। तो हमारे हिसाब से जो सिंपल पेंडुलम है, जो इसका मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो एक्स और वाई हो गया। आप कहोगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 2। इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो हम इसका इक्वेशन जो होगी, इसकी मोशन यदि हम डिस्क्राइब करें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल, समझ में, एल क्या हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी। अब देखो ये क्या है, ये कोई कर्व्ड पाथ ही तो फॉलो करेगा, है ना। अब ये उसका यहाँ पर मान लो क्या कोई सेंटर है, ठीक है, समझ में आई बात। और इन दोनों की जो लेंथ आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर हम सेंटर को एज्यूम कर लेंगे, ये एक्स और वाई पॉइंट है, तो ये हो गया। अब देखो यदि मुझे एक्स पता है, क्या पता है, एक्स, ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वाई पता कर लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं यहाँ देखो एल तो फिक्स हो गई लेंथ, तो यदि मुझे एक्स पता है तो मैं क्या पता कर लूँगा, वाई। तो इसका मतलब एक्स और वाई तो डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, समझ में आया। एक्स और वाई क्या है, नॉट डिपेंडेंट, दे आर, समझ में आगे बात, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक को पता करेंगे तो दूसरा में पता चल जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा, ठीक है। और वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, थीटा, समझ में आई बात। हम पोलर कोऑर्डिनेट की यदि बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट में, समझ में आई बात, ठीक है, और इसको हम आर थीटा से
मेजर कर सकते हैं ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आर तो हमेशा ये लेंथ है, ये तो फिक्स रहेगी, ठीक है, और ये थीटा मेरे साथ चेंज करता रहेगा, और थीटा मुझे बता सकता है, ठीक है। ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंगल इज फुल्ली सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन। कोई डाउट है? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो जो भी हमारे पास, अब जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई थी, तो एक कंस्टेंट आ गया, ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई दिख रहा था हमें, तो भाई 2 होने चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन भी आ गई थी तो एक हटा देंगे, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा। ऐसे हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या, देखो डाई एटोमिक मोलिक्यूल, है ना। अब देखो ये डाई एटोमिक मोलिक्यूल हो गया हमारे पास कोई। अब ये जो डाई एटोमिक मोलिक्यूल है, तो इस डाई एटोमिक मोलिक्यूल की ये क्या मोलिकुलर एक्सिस है ना, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, समझ में आए बात, डायटोमिक हो गया, तो एक ए और ये हो गया मान लो बी। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका स्पेस में हमारे पास मॉलिक्यूल स्पेस में एग्जिट करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो गए, और ये x2 y2, ठीक है, z2 कोऑर्डिनेट हो गए, समझ में आया, और ये बॉन्ड लेंथ हो गई d। तो यदि मैं इनका रिलेशन निकालूँ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई, कंस्टेंट इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। तो d तो क्या है मेरे पास फिक्स, तो मैं यहाँ पर यदि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 पता है, तो मैं z से बता सकता हूँ, z कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, समझ में आई बात। तो अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल बचा मेरे पास सिंपली एक पार्टिकल है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो 3 चाहिए, स्पेस में है एक्स वाई जेड, इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए 3 चाहिए, तो टोटल होने चाहिए 6 समझ में आया। लेकिन एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट भी है, समझ में आया, ठीक है। मैं घटा दूंगा तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे मेरे पास, 5, समझ में आई बात। तो विद वन कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 5, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 5, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे मेरे पास डबल पेंडुलम है ना, तो डबल पेंडुलम की यदि मैं बात करूं, तो डबल पेंडुलम में मेरे पास एक मास ये है ना, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए x1 y1 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि प्लेन मोशन में होगा, है ना, और इसको मान लेता हूँ x2 y2 इसको चाहिए, ठीक है, ये x1 और ये y1, समझ में आई बात। तो हमारे हिसाब से कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2, तो कितने होने चाहिए विदाउट कंस्टेंट, 4 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए 4, लेकिन कंस्टेंट्स भी तो हैं, समझ में आया क्या। अब देखो ध्यान से, तो यदि मैं इस ये मेरे पास ओरिजिन है, तो देखो ये x1 y1 जो है, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, तो x1 और y1 डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, ये तो मैं नहीं लूँगा, ये घटा दूंगा, x1 पता चल जाएगा तो y1 निकाल सकता हूँ, तो एक तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो इन दोनों के बीच की लेंथ L2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से मैं निकाल सकता हूँ L2 स्क्वायर, एक ही आ गया, ठीक है। तो एक कंस्टेंट, 2 कंस्टेंट आ गए मेरे पास, समझ में आया। टोटल कितने थे, 4, 2 कंस्टेंट हटा दूंगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 2, समझ में आई 4 चीज़ें। तो ये ध्यान रखना। तो जनरल रूल हमारे पास क्या आएगा, तो यदि मेरे पास n पार्टिकल है, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल होगा स्पेस में, है ना, तो x y z 3 कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना, 3D में। तो n पार्टिकल होंगे, तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कितना आएगा, 3n, कितना आएगा 3n। ये विदाउट कंस्टेंट है, कंस्टेंट नहीं अभी हमने अप्लाई किया, समझ में आया। तो यदि मैं 2D में बात करूंगा, तो 2D में जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2n। यदि n पार्टिकल्स मेरे पास हैं, कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं 2D में, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2n होगा। 3D में मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n, है ना, क्योंकि ईच पार्टिकल कैन मूव इंडिपेंडेंटली इन 3 डायमेंशन। एक पार्टिकल इंडिपेंडेंटली जा सकता है इधर उधर, दूसरा वाला भी इधर उधर घूम जाएगा, पहले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड ही नहीं करते एक दूसरे पर, समझ में आई बात। लेकिन यदि कंस्ट्रेंट हो, ठीक है ना, जैसे 2 पार्टिकल आपस में जुड़ जाए, बॉन्ड बना ले, तो समझ में आया, ठीक है, तो ये बॉन्ड आ गया इनके बीच में, कंस्ट्रेंट इज देयर, तो मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय रिजिड बॉन्ड, है ना, तो समझ में आया। तो इसीलिए जो अफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कम हो जाएगा, समझ में आया। तो मान लो कंस्ट्रेंट है, तो टोटल कितना है 3n, और उसमें से कंस्ट्रेंट हम यदि है तो घटाने चाहिए, तब हमारे पास इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब भी आ जाएगा। ये कब था, जब कंस्ट्रेंट नहीं हो, जब कंस्ट्रेंट हो तो ये आएगा, ठीक है ना, वेन इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट। या जितनी भी इक्वेशंस आ रही है हमारे पास, गौर से देखो, उसमें एक कोऑर्डिनेट रखने पे क्या दूसरा निकल रहा है, या दूसरा रखने पे तीसरा निकल रहा है, तो यानी वो डिपेंडेंट है। तो मान लो 3 इक्वेशन बन रहे, तो 3 से घटा दो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है थर्मल फिजिक्स में, 3p माइनस kc, p हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, या n से लिख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, समझ में आई बात। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। अब देखो और चीज़ें क्लियर होंगी। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की यदि मैं बात करूँ, तो एक जो मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल होता है, तो उसके जो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम डिपेंड कर सकते हैं उसके मोशन से, है ना। भाई उसके मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है, कितने वेरिएबल्स उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उतनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो ट्रांसलेशनल मोशन उसमें हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं,
और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो सभी को जोड़ने से हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएगा। हम ऐसे भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। समझ में ये बात? पहले हमने इंडिविजुअली नहीं निकाला था, पहले तो हमने टोटल निकाल दिया था। अभी हम इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन पर फोकस करें, रोटेशनल पर फोकस करें, वाइब्रेशन पर फोकस करें। टोटल पूछे तो टोटल मैंने अभी ऊपर बताया अभी आपको, तब निकाल सकते हैं। नहीं तो हम तीनों पता है तो तीनों को जोड़ के निकाल देंगे। ठीक है। अब जैसे ट्रांसलेशनल मोशन डिग्री की बात करें तो कोई भी मोशन होगा तो 3 एक्सिस के लोग हो सकता है, एक्स एक्सिस के लोग, वाई एक्सिस के लोग, जेड एक्सिस के लोग। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा एक मॉलिक्यूल के लिए? 3। समझ में? चाहे उसका साइज कैसा भी हो। समझ में? अब देखो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन कैसा होगा? यानी रेक्टिलिनियर सीधी स्टेट में ऐसे जा सकता है एक्स एक्सिस में, है ना, वो ऊपर की तरफ भी तो जा सकता है वाई एक्सिस में, ठीक है, समझ में आया, और वो जेड एक्सिस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3 हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। रोटेशन की यदि बात करें तो रोटेशन जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो होगा, ठीक है ना, अलोंग इंडिपेंडेंट एक्सिस। अब देखो, अब मॉलिक्यूल यदि लीनियर है, कहने का मतलब देखो क्या है, जैसे मेरे पास ये होता है कि लीनियर मॉलिक्यूल है या ए और बी कोई मॉलिक्यूल है ना, समझ में आई बात। अब ये क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल, यानी रोटेशन की बात करेंगे। अब लीनियर मोशन की हम बात नहीं करेंगे। देखो, ठीक है, तो ये कैसे कर सकता है, रोटेट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है ये होती है मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो ऐसे रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सिस। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? तो एक तो ये हो गया, समझ में आया, और एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है, यानी ये ऐसे भी जा सकता है ना, समझ में आया। तो ये 2 है। आप कहोगे इस एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट कर सकता है, तो ये मॉलिक्यूल से पास हो रही है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, है ना। तो इस लीनियर मोशन में तो ये इसके अलोंग हम रोटेशन नहीं एज्यूम करेंगे कि आप सोचिए ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ 2 एक्सिस के अलोंग, समझ में, यदि कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे अबाउट 2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू मोलिकुलर एक्सिस। तो ये जो मोलिकुलर एक्सिस थी ना इसके परपेंडिकुलर, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। हम इसको यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं, समझ में आया। जब हमने ये हमारे पास देखो डायग्राम हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ऐसे जो मोशन होगा ये तो हमारे पास क्या मोलिकुलर एक्सिस है, तो ये मोशन अबाउट इन मोलिकुलर एक्सिस मोशन ना के बराबर होता है, रोटेशन सॉरी, तो वो हम जनरली लेते नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है और ये ऐसे रोटेट कर सकता है, समझ में आया। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। तो रोटेशनल की यदि सिर्फ रोटेशन की यदि पूछे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल्स, NO2 मॉलिक्यूल्स। नॉन लीनियर जैसे कि वाटर होता है ना, तो वाटर के केस में क्या यही तो होता है मेरे पास, ठीक है। अब देखो वाटर जो है ना इसके पास 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी अबाउट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकती है, तो तीनों, क्योंकि अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक एक्स, अब हम समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक मोलिकुलर एक्सिस तो है नहीं जो तीनों से पास हो रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3 एक्सिस होंगी एक्स वाई जेड, और ये उन 3 जैसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है, समझ में आई बात। आप ऐसे ले लो, ऐसे इसको ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, समझ में आया, तब रोटेट कर सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। या ये, ठीक है ना, या हम इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं या हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। किसको? नॉन लीनियर, जो नॉन लीनियर हो। तो लीनियर को 2 रोटेशन होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के 3 रोटेशन होते हैं। मैं सिंगल मॉलिक्यूल की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो वाइब्रेशन की यदि बात करें, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो पीरियोडिक ऑसिलेशन होता है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल अलोंग केमिकल बॉन्ड्स। अब मान लो मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है कोई ऐसा, है ना, तो ये वाइब्रेट करेगा। कहाँ वाइब्रेट करेगा? ये बॉन्ड है ना इनका, दो, ये भाई दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, तो अलोंग द बॉन्ड वाइब्रेट करेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब जैसे भाई कोई 2 मास ऐसे मास हो जाए, ये मास M1 है, ये मास M2 है, और ये कोई स्प्रिंग लगा हुआ, तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो इस स्प्रिंग के अलोंग ये तो वाइब्रेट करेगा, या मैं कह सकता हूँ ये कोई मॉलिक्यूल होगा तो इसमें केमिकल बॉन्ड जो होगा उसके अलोंग ऐसे वाइब्रेट करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि वाइब्रेशन हो, तो टेम्परेचर जब रूम टेम्परेचर जनरली होता है तो वाइब्रेशन नहीं होता, फ्रोजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। ये मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपको समझाया था, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो फिलहाल तो बस आप बेसिक कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होगा उस पर वाइब्रेशन होगा नहीं, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे, समझ में आए, तो वाइब्रेशंस बिकम एक्टिव और वो मॉलिक्यूलर एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा, जिसको हम वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल यदि कोई है तो उससे हमने डिस्कस किया। तो फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3n, है ना भाई, n एटम होंगे तो 3n होगा, समझ में आया। ये तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कंट्रीब्यूशन। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं,
एक गैस है ना, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, उसका एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, तो एक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो हर एक के पास तीन इस 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, इसका भी XYZ, इसके भी XYZ, तो n मॉलिक्यूल्स हो गए, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n हो गया। ठीक है, अब यदि मैं इसमें से क्या कर दूँ, रोटेशनल भी घटा दूँ, और यदि एक मॉलिक्यूल जो मेरे पास है रोटेट करता वो भी हटा दूँ, और ये वाइब्रेट करता वो भी हटा दूँ, समझ में आया। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो यदि हम लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें, यदि वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वो तो हम क्या करेंगे, टोटल में से रोटेशन भी घटाना है और वाइब्रेशन ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, तो वाइब्रेशन भी मिल जाएगा ना हमें, तो टोटल में से हम क्या कर देंगे, रोटेशनल घटा देंगे, ट्रांसलेशनल घटा देंगे। तो देखो जो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये लीनियर मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब ये लीनियर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, ये लीनियर मॉलिक्यूल जो है, मान लो ए बी लीनियर मॉलिक्यूल है, ये वाई एक्सिस में भी जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है, तो 3 तो ट्रांसलेशनल है, समझ में आई बात। अच्छा, अब लीनियर मॉलिक्यूल का मैंने बताया तो 2 रोटेशन होते हैं, तो 2 रोटेशन हो गए, समझ में आया, तो 3n - 5, तो वाइब्रेशन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। नॉन लीनियर की बात करें तो देखो 3n - के 3 तो रोटेशन हो गए, ओ सॉरी हाँ 3 रोटेशन हो गए और 3 ट्रांसलेशनल हो गए, तो 3n - 6, ऐसे भी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब पढ़ते हैं हम थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। देखो क्या कह रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्विपार्टीशन का मतलब यही हुआ है ना। अब क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहने की बात कर रहा है, तो ये थ्योरम क्या कहेगी वो हम जानेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यदि इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T, तो जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना कंट्रीब्यूट्स टू 1/2 kT एनर्जी, यानी प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 kT। यानी कोई मॉलिक्यूल यदि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1/2 kT। यदि वो वाई डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी है तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। भाई एक मॉलिक्यूल है सिंपली, उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर डिग्री ऑफ प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी होगा, 1/2, और टोटल एनर्जी यदि मैं पूछूं तो 3/2 kT। तीनों की जुड़ जाएगी ना, समझ में। एक्स एक्सिस में मान लो 1/2 kT, वाई में भी 1/2 kT और वो जेड में भी 1/2 kT, तो 3/2 kT हो जाएगा, समझ में। ये थ्योरम ये कहती है कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं कि यदि कोई टेम्परेचर पे सिस्टम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे है इन इक्विलिब्रियम, तो जो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इट्स एनर्जी इज 1/2 kT, ठीक है ना, टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, या वो दूसरे शब्दों में कह रहा है कि इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म्स इन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी हैज मीन वैल्यू ऑफ 1/2 kT। कहने का मतलब उसका है, यदि हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, समझ में आया है ना, तो उस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितनी भी क्वाड्रेटिक टर्म्स आएंगी वो हर क्वाड्रेटिक टर्म 1/2 kT एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हर क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब होगा, मान लो 3 क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसका मतलब उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3। अब जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, मान लो एक पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, 1/2 - mx², 1/2 ये ऐसे तो लिखूंगा, समझ में आया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन है, जेड डायरेक्शन में भी मोशन है, तो इसका मतलब उस 3 डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उसका मतलब एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो मतलब कहने का मतलब वो है कि जितने क्वाड्रेटिक टर्म का स्क्वायर्स होगा ना, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म्स जितनी होंगी, ठीक है ना, तो उतनी हमारे पास जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होंगे। तो या उसने उसको उल्टा ऐसे कह दिया कि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म्स कंट्रीब्यूट करेगी 1/2 kT एनर्जी, या प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 kT। ठीक है, समझ में आया। या इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली पार्टीशन अमंग वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो कितनी होती है, 1/2 kT। अब देखो इस थ्योरम को ना कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, रोटेशन है ना, समझ में आया, फिर हम वाइब्रेशन वगैरह भी देखेंगे और रोटेशनल भी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, ये हमने जाना भी है। ठीक है, 1/2 देखो p² अपॉन में 2m लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, समझ में आया, ये ध्यान रखना, बात एक ही है, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, मैंने मोमेंटम के टर्म्स में भी लिखा है। तो देखो उसकी एनर्जी कितनी है पार्टिकल की, एक मॉलिक्यूल हो गया, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास, तो उसकी एनर्जी ही होगी। लेकिन हमने तो भी, आपको ध्यान हो, मैंने जब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया था तो मैंने बताया था इफ अ पार्टिकल इज एट टेम्परेचर T देन इट्स एवरेज एनर्जी इज 3/2 kT, यही तो बताया था मैंने, यदि आपको ध्यान हो तो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, ये भी होता है ना, इफ अ पार्टिकल इज हैविंग टेम्परेचर T देन इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। तो
यदि आप ध्यान से देखो दोनों साइड यदि कंपैरिजन करो तो 3/2 kT जो है इट कैन बी रिटन एज 1/2 kBT, 1/2 kBT है ना, प्लस के 1/2 kBT। देखो डायरेक्शन जो है ना हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल है, समझ में आया? तो ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वली आएगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लिया। तो यदि हम दोनों साइड से कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, देखो इक्वल नहीं, इक्वल कहने का मत समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यदि हम इनको कंपेयर करें तो हम जानेंगे कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी कितनी कंट्रीब्यूट करी है, 1/2 kBT। ठीक है, या मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते थे आप, है ना। देखो तीनों को जोड़ दो, तीनों 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 kBT आ जाएगा। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई एक्स डायरेक्शन में वो 1/2 kT होगी, है ना। ये तीनों इक्वल है तो वाई डायरेक्शन में भी 1/2 kT। ठीक है, तो ईच स्क्वायर्ड टर्म जो होगी या जो क्वाड्रेटिक टर्म होगी वो 1/2 kT कंट्रीब्यूट करेगी टोटल एनर्जी को। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो हम रोटेशनल एनर्जी में यदि देखें तो रोटेशनल के टर्म्स में देखें तो हमने एक तरीके से काइनेटिक फॉर्म में देखा, वो ट्रांसलेशनल है ना। अब रोटेशन में भी वही सेम चीज़ है। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम आपको समझ में आई मैंने क्या बताया? ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑल्सो अपीयर्स एज अ क्वाड्रेटिक टर्म्स इन एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई पार्टिकल है ना, तो 3 डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर I2 और ये I3। ठीक है, और इक्विपार्टीशन थ्योरम से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि हर एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 kBT। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है, तो यानी ये कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट, देखो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 1/2 kBT एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी 1/2 kBT एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यदि मैं लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूँ, है ना, तो लीनियर मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 2। समझ में आया? कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 2। तो उसमें तो सिर्फ ये 2 टर्म ही होंगे मेरे पास, तो 2 होते हैं, तो उसकी जो एवरेज रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है? इतनी। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी करते हैं ये, तो कट जाएगा तो kB/T। ठीक है, मैंने बताया था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन में कैसे होते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर में 3 एक्सिस के अलाउंड रोटेशन हो सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक 1/2 kBT कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एवरेज एनर्जी होगी रोटेशनल, देखो रोटेशनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3/2 kBT। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी में यदि देखें तो वाइब्रेशन जब होगा, है ना, तो उस वाइब्रेशन में पार्टिकल विल हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, समझ में आया, एंड इट इज़ इट विल, या मान लो कोई लीनियर मॉलिक्यूल है या कुछ है मेरे पास, तो इट विल आइदर इट विल वाइब्रेट, है ना, और वाइब्रेशन होगा तो इट मीन्स इट है सम पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो देखो या हमारे पास जनरली जैसे इसका जो बॉन्ड होगा ना उसके इट विल हैव सम स्टिफनेस, तो इट विल हैव सम स्टिफनेस एंड इसकी के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। समझ में आया? जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, स्टिफनेस उसको जनरल में बोलते हैं। तो इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, इट विल हैव सम पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो वाइब्रेशन एनर्जी मुझे लिखना हो टोटल, तो 1/2 है ना, x डॉट स्क्वायर 1/2 kx²। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये लिख सकता हूँ। अब देखो वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देखो उसका एक ही आएगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कर सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी, तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास टर्म आ गई, लेकिन जब हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, और वैसे देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1/2 kx² आएगा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है ना, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है, प्रत्येक 1/2 kBT कंट्रीब्यूट करेगा। तो दो है हमारे पास, तो ये भी 1/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा kBT। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है ना, कोई डाउट है तो ध्यान रखना। तो ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स kBT टू दैट टोटल एनर्जी। ठीक है, तो प्रत्येक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम kBT एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, ये ध्यान रखना। अब एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी यूजिंग द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो इक्विपार्टीशन थ्योरम हमने पढ़ा, इट स्टेट्स दैट ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन द एनर्जी कंट्रीब्यूट 1/2 kBT, है ना। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रोटेशन भी, पोटेंशियल भी, सब कुछ होगा, है ना। अच्छा, तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी सब आएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी, 1/2 kBT। ठीक है, समझ में आया? ये हमने पढ़ा है। और यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो हम f की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 kBT। समझ में आया? तो यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी सिस्टम में है, जो टोटल एवरेज एनर्जी होगी, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो कितनी होगी, 1/2 kBT। ठीक है, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी आती है। तो ये टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी आ गई सिस्टम की। ठीक है, तो n मॉलिक्यूल की यदि बात करेंगे तो इसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
ठीक है भाई, एक मोलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मोलिक्यूल है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी टोटल एनर्जी 1/2 FkBT आ गई। एन मोलिक्यूल होंगे तो उसमें एन की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास इंटरनल एनर्जी ही है, ठीक है। अब यदि मैं इसको एन को क्या लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मैं वो ध्रुव नंबर, है ना, और KB की वैल्यू क्या होती है R/में ND, ठीक, ये कट गया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1/2, ये F छूट गया यहाँ पे, ठीक है ना, F आएगा, FP आएगा, ठीक है, तो 1/2 F म्यू और T हो गया, बस खत्म। तो ये हमारे पास क्या आएगी, टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब हम इंटरनल एनर्जी से पढ़ेंगे कल के लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे चीज़ें होती है, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।